सभी किसान भाइयों, व्यूअर्स, लाइव में आए हुए बंधु मित्रों को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं देख सकता हूं, करीबन 30 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और लाइव आने से पूर्व ही लगभग 10 से 12 लोगों ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। सचिन प्रताप तोमर जी, दया श्रीवास्तव जी, करुणेश जी, संदीप नायक जी, आनंद सिंह जी, शिशिर सिंह जी, पुनीत मिश्रा जी, जितेंद्र शुक्ला जी, मंजीत रोशन सिंह जी, स्नेहा कृष्ण जी, भंवर पटेल, आशीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अभिवादन के लिए। हमारे साथ लाइव में जुड़े रहें क्योंकि कई बातें, कई चीज़ें, कई जानकारी आपके साथ आज साझा करनी है। किसान भाइयों, वैश्विक महामारी तो चल ही रही है, उसके साथ साथ कई नई नई आपदाएं भी मनुष्य पर, हमारे भारत पर आ रही हैं। इनमें से एक जो नई समस्या है जिसके ऊपर हम कुछ दिन पहले हमने बात किया था, हमने अपना लाइव सेशन किया था, हमने पहले ही चेता दिया था, वो थी टिड्डी दल। टिड्डी दल भी आ चुकी है अब, और टिड्डी दल के आने के बाद भी अब ये धीमे धीमे आगे बढ़ रही तथा प्रजनन कर रही। परंतु आज का जो हमारा विषय है वो टिड्डियों पे नहीं, बड़े ही रोचक, बड़े ही रोमांचक और बड़े ही मजेदार टॉपिक के विषय पे आज हम बातचीत एवं चर्चा करेंगे, नई ऊर्जा के साथ और नए एक्सपर्ट के साथ। आज का जो हमारा विषय है, ये हम जिंदगी में हर रोज इस चीज से वाकिफ होते हैं, रूबरू होते हैं, इसको महसूस करते हैं, इसका सेवन करते हैं। यदि जिंदगी में ये चीज ना हो हमारे, तो हमारा जीवन बेजार, बेस्वाद एवं निर्जीव की तरह हो जाए। क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है, आप अगर देख पा रहे हो, वो है मसाले। जी हाँ, मसाले एक ऐसी चीज है ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य के जीवन में, कि जो अगर ना हो तो आदमी का जीवन निस्वाद हो जाता है। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है, मैं उससे आपको तारुफ कराता हूं, वो है मसालों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण से आय सृजन के अवसर। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक नए एग्री एक्सपर्ट, ऊर्जावान एग्री एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं पहले आपसे करा देना चाहता हूं। जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो पिछले 19 साल से, 2001 से लेकर आज तक किसानों के बीच अपनी सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं। वह बायोवेट यंग साइंटिस्ट अवॉर्डी यानी युवा वैज्ञानिक सम्मानित, शिक्षा रत्न अवॉर्डी, टीचिंग अवॉर्डी हैं, इंटरनेशनल अवॉर्डी, 70 से ज्यादा आर्टिकल, 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर, 3 से ज्यादा किताबें अथवा 9 से ज्यादा ट्रेनिंग मैनुअल लिख चुके हैं। एकीकृत फसल प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से संबंधित बागवानी तथा मसाला उत्पादन एवं मसाला शोध से संबंधित रखने वाले आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर 2, डॉक्टर आनंद सिंह साहब। तो पूरी ऊर्जा के साथ वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सिंह जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब केवीके के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, किसानों के बीच सेवानिवृत्त में इतने घुल मिल गए हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि डॉक्टर साहब केवीके में ही रह रहे हैं इस वैश्विक महामारी के दौर में। ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज के हमारे विषय के बारे में मैं चाहता हूं, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, करीबन 40-45 से ज्यादा व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उनको हमारे विषय का इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ पृष्ठभूमि बताइए कि हम किस विषय पे आज बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सुधी श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ये जो आर्य संस्कृति है भारतवर्ष में, हम आदिम सभ्यता से जब मानवता की ओर आए
तो हमारे ऋषियों मुनियों ने वनस्पति जगत से कुछ ऐसे पौधों को चुना जिनका कोई न कोई भाग औषधि गुण रखता है, चिकित्सीय गुण रखता है। इसको हम आप आम बोलचाली भाषा में मसाले कहते हैं। मसाला शब्द ही अपने आप में एक रोचकता, स्वाद, सुवास का पर्याय हो चुका है। किसी भी ऐसी चीज को ऐड कर देने से, जोड़ देने से अगर कोई चीज सुगंधित हो जाती है, सुवासित हो जाती है, सुरुचिकर हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उन सभी चीजों को हम मसाला कहने लगते हैं। ये तब भी मोटे मोटे तौर पे देखें तो जब यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका आदिम अवस्था में जी रहे थे तो भारतवर्ष विश्व का उन्नतशील मसाला उत्पादक देश जाना जाता था। जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, व्यापार आगे बढ़ा, दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी बहुमूल्य से बहुमूल्य चीजें लेकर भारत के बंदरगाहों पे आते थे। यानी कहीं से रेशम आता था, बदले में हमसे जावित्री लेके जाते थे, कहीं से सोना लेके आते थे, हमसे काली मिर्च लेके जाते थे। तो भारत के बंदरगाहों पर पूरी दुनिया डेरा डाले रहती थी हमसे मसाला लेने के लिए। और ये हमारा गर्व है कि हमने सारी दुनिया को जैसे संस्कृति दी है, सभ्यता दी है, आदमियत दी है, उसी तरह से सारी दुनिया को हमने स्वाद और सुवास यानी मसाले दिए। ये बात है ना कि कुछ और मसाले भी हम लोगों ने अन्य जगहों से लिए हैं, अन्य देशों से हमारे यहाँ आके पॉपुलर हुए। जैसे मिर्च को आज आप देखिए, जो मिर्च सामान्य तौर पर चिली हम यूज करते हैं अपने खान पान में, जो कॉमर्शियल रेड चिली है, व्यापारी जिसकी खेती होती है, ये पुर्तगाल के व्यापारियों से हमारे यहाँ आई। लेकिन हम तब भी ये माने और जाने कि दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश अगर कोई है तो भारत है, जिसमें भी प्याज में हम दुनिया में नंबर 1 है, लहसुन में नंबर 1 है, अदरक में नंबर 1 है, काली मिर्च तो बेजोड़ हमारी है ही है, काली मिर्च में भी हम दुनिया में नंबर 1 है। ये लगभग 13-14 ऐसे मसाले हैं जिसमें हम कमांडेबल कंडीशन में हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हैं, और उत्पादक ही नहीं, हम इसके सबसे अच्छी गुणवत्ता पैदा करते हैं, हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय किसानों के बीच या भारत में मसाला की खेती, इसकी प्रोसेसिंग, इसका यूज बहुत व्यापक पैमाने पे प्राचीन काल से होता आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है और अच्छा हुआ है। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ मसाले नहीं होते थे वहाँ पर भी मसाला उत्पादन होना शुरू हो रहा है, यानी मसाला की खेती का विस्तार हो रहा है। तो पृष्ठभूमि इसकी ये बनती है कि मसाला की खेती जो केवल कुछ पैचेज में, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में थी, जैसे अगर बात करें हल्दी की, आप बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब सेलम की हल्दी सबसे अच्छी होती है। अब मिर्च की बात करते हैं, लाल मिर्च की, तो आप कहते हैं साहब तेगी मिर्च, लाम की जो मिर्च है वो अच्छी होती है। जीरा की बात करते हैं, हम आप जानते हैं कि गुजरात का जीरा जो है वो दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का है। इस तरह से कुछ पर्टिकुलर जोन, पैचेस थे जो उस पर्टिकुलर विशेष मसाले के लिए जाने जाते थे। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने कार्य किया है, जो प्रसार कार्य हुए हैं, उसमें बहुत विशेष रूप से कृषि का जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका जो नेटवर्क है, इसने बहुत अच्छा काम किया। और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि मसाला की खेती को हम एक जन जागरण के रूप में ले चलें, सामान्य किसानों के बीच में ले चलें, और जो हमारे किसान हैं वो मसाला की खेती को अपनाएं, हमारा उत्पादन और बढ़े, हम गुणवत्ता युक्त उत्पादन करें, और मसाला उत्पादन के साथ साथ मसाला से जुड़े हुए रोजगार के बहुत सारे आयाम हैं, उनमें भी हम लोग आगे बढ़ें। तो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा, कृषि अनुसंधान परिषद की इकाइयों द्वारा मसालों के उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, मसाला उत्पादन में मशीनीकरण, इन सभी आयामों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, इनका प्रसार किया जा रहा है। और इस प्रकार से
भारत जैसे पहले प्राचीन काल में एक अग्रणी भूमिका में था, हम अपनी वो स्थिति बनाए रखें। जैसा कि सिद्धार्थ जी आपने कहा कि नित नई चुनौतियां आ रही हैं, कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, एक तूफान आके गुजर गया और दूसरा उससे बड़ा टिड्डी दल का तूफान आ रहा है। तो सवाल इस बात का है कि हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जैसा कि ये कार्यक्रम इफ्को द्वारा कराया जा रहा है, जो कि सहकारिता की अग्रणी संस्था पूरे देश में है। तो आज समय है हमको सहकारिता के साथ, सामूहिक भावना के साथ मिलजुल कर अपनी रोगों से बचाव करना है, जो इस प्रकार के टिड्डी जैसे आक्रमण हो रहे हैं इनसे बचाव करना है। और मसाला की खेती में भी अगर हमारे छोटे छोटे किसान, जो लाखों सीमांत किसान हैं, ये सब एकत्र होकर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मसाला में भारत अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखेगा और हम अधिक से अधिक उत्पादन करके इसको और आय इससे प्राप्त कर सकें। हाँ सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, एक बहुत ही विविध तरीके से पृष्ठभूमि दे दी है। मैं देख सकता हूं डॉक्टर साहब 50 से ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं इस समय और मोर देन 100 पीपल्स आर व्यूइंग एट प्रेजेंट। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में ये पुनीत जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी, मनोज जी, दया जी, संदीप जी, अमित कुमार यादव जी, अनिल अमानतुल्ला जी, मधुकर मुकेश जी, सब ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लाइव सेशन में बने रहें, काफी रोचक बातें हम अभी आगे आने वाले समय में करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताई, इसकी पृष्ठभूमि तो बताई कि किस तरह से मसालों की खेती धीमे धीमे फैल रहा है, कुछ पैचेस में नहीं है, इसकी हिस्ट्री बताई, इसकी बैकग्राउंड बताया आपने। अब मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो मसाले हैं, इसका कृषि एवं किसान के जीवन में क्या महत्व रखता है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हाँ सिद्धार्थ जी, मसाला जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे कुछ राज्य और कुछ जिले विशेष तौर पर जाने जाते हैं। दक्षिण के राज्यों में देखें, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, जहाँ पे मसालों पे बहुत अच्छा कार्य हुआ। वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करती है और वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि भारत के अन्य हिस्सों में, जैसे नए उभरते राज्यों में आप देखें तो राजस्थान मसाला उत्पादन में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। हमारा बिहार जो है, वहाँ भी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, सबौर का जो हमारा कृषि विद्यालय है, इन लोगों ने प्रयास किया और वहाँ पे हल्दी की खेती, अदरक की खेती, धनिया की खेती, बिहार आगे आ रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन को देखें, जो कि हजारों साल से पानी की कमी से त्रस्त था। अन्ना समस्या के कारण वहाँ पे सामान्य दलहन लगभग ना के बराबर हो गया था। आज वहाँ पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लीडरशिप में एक स्पाइसेस का कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, एक ऑर्गेनिक का कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि प्याज की बहुत ही उच्च गुणवत्ता की खेती, विशेष रूप से खरीफ में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। 60 से 65 दिन में किसान हरी प्याज पैदा करके बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। तो बुंदेलखंड का एक जो एरिया हमारा है, इसमें लगभग 9 जिले आते हैं। यूपी के भी जिले हैं, इसमें एमपी के भी कुछ जिले आ जाते हैं। अगर ये बेल्ट देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा स्पाइसेस का एक डेवलपमेंट हो रहा है और किसान थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य तौर पे हमारे लाखों लाख किसान, चाहे वो गन्ना के किसान हों, धान गेहूं के किसान हों, हमारे सब्जियों के किसान हैं, ये जो अलग अलग किसान हैं, ये जो नॉर्मल एग्रीकल्चर हमारी है उसकी इंपॉर्टेंस है। हमें धान गेहूं भी चाहिए, हमें सब्जी भी चाहिए, हमें फल भी चाहिए, लेकिन इन सब में मसालों को इंक्लूड करने के लिए गजब की वो है। मतलब आप सिद्धार्थ ऐसे समझिए कि एक आप बागवानी करते हैं साहब, आम की बागवानी करते हैं, उस बागवानी के साथ में आप हल्दी को, अदरक को जोड़ सकते हैं। यानी आपके आम के बागों में, अमरूद के बागों में आप हल्दी और अदरक पैदा कर सकते हैं। जैसे आप गन्ना के काश्तकार हैं, आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो हमारी प्लांटिंग है शुगर केन की, इसमें बहुत अच्छे से धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन, मंगरेल इसको ऐड कर सकते हैं। हमारा किसान प्रगति कर रहा है। अब वो पुरानी वाली गन्ना खेती नहीं है, हम ट्रेंच मेकर का प्रयोग कर रहे हैं, हम ट्रेंच मेथड से शुगर केन प्लांटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास काफी इंटर स्पेस है, यानी शुगर केन की 2 लाइनों के बीच में इतनी स्पेस है कि सामान्य तौर पर जो भी मसालों के नाम मैंने लिए, इनको आप उसमें 2 रोज, 2 लाइन, 3 लाइन लगा सकते हैं।
और बहुत अच्छा इनकम आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह देखिए तो लाखों किसान जो हमारी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये सब्जी के हमारे जो काश्तकार हैं जो कि वर्ष में 4, 5, 6 सब्जियां पैदा करते हैं, इन किसानों के लिए भी एबंडेंट स्कोप है कि वो अपनी पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्चा इनके साथ में इंटर स्पेसिंग करके या बॉर्डर प्लांटेशन करके इन स्पाइसेस को, सीड स्पाइसेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी वो अपनी मेन क्रॉप के अटैक को बचा सकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम, इसका मैकेनिकल बैरियर का हमारा सिस्टम है कि हमारी सब्जी की खेती भी होती रहेगी और साथ में जो उस पर अटैक हो रहा है उस अटैक को भी काफी हद तक हम कम कर देंगे, कम कर सकते हैं। तो मेरे कहने मतलब कि आप जो भी एग्रीकल्चर का सिस्टम देखें उस प्रणाली में, चाहे वो धान गेहूं प्रणाली हो, गन्ना प्रणाली हो या बागवानी की प्रणाली हो या सब्जी उत्पादन की प्रणाली हो, उसमें मसाले की जो हमारी फसलें हैं वो अपने को एडजस्ट कर सकती हैं, आप एडजस्ट करवा सकते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सोल क्रॉपिंग की बात करें, जैसे बहुत बड़े एरिया में राजस्थान में, गुजरात में, मतलब यहाँ तक क्या समझिए कि वो मैकेनाइज खेती कर रहे हैं स्पाइसेस की और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे किसान आगे आए, अभी एक नई विधा देखिए निकल के आ रही है जहाँ पे संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं। अब संरक्षित खेती का आशय ये नहीं कि उसमें केवल रंगीन शिमला मिर्च ही पैदा हो सकती है या खीरा ही पैदा हो सकता है। आप जो ये स्ट्रक्चर हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर, पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज, इसमें अगर हरी धनिया की पत्ती, धनिया पत्ती जो हमारी है, पंथ हरितमा प्रजाति हमारी है और भी अच्छी प्रजातियां आ गई हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी प्रजातियां आ चुकी हैं। आप ऑफ सीजन में अगर आप कोरिएंडर लीफ पैदा करते हैं, आप सोया, हरा सोया पैदा करते हैं और हरे सोए को आप लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो हमारा किसान मतलब 30 से 40 दिन में हरी पत्तीदार धनिया की, सौंफ की, मेथी की खेती करके इतना अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। और चूंकि आप कवर्ड स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट आपके पास है, इंसेक्ट पेस्ट का कोई चांस नहीं है, अच्छे से आप करके मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट लीजिए, एक तो आपने ग्रीन फ्रेश सेल किया, दूसरा है कि आप इन्हीं ग्रीन लीफी जो हमारे स्पाइसेस हैं इनको ड्राई करके और इसका पाउडर लेके मार्केट में आ सकते हैं। ये एक अलग स्कोप है। इस प्रकार से सिद्धार्थ जी बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं कि हम सीड स्पाइसेस कल्टीवेशन को, स्पाइसेस कल्टीवेशन को लाखों लाख किसानों तक पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छी बात कही। 50 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, सवाल की बहुत फहरिस्त लंबी हो चुकी है डॉक्टर साहब। इसी बीच अगले सेगमेंट से बढ़ने की ओर मैं पहला सवाल लूंगा क्योंकि हमारे उन भाई ने बहुत पहले ही सवाल कर दिया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक ही भाई साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं, आशीष शर्मा जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों में मसालों के कौन से मसालों की संभावनाएं हैं जहां किसान भाई आसानी से उगा के उसका विपणन तथा व्यापार करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सवाल का संक्षिप्त रूप से आप उनको जवाब दें, उसके बाद ही हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, हमारे जिस भी श्रोता ने प्रश्न किया है लगभग आधा उत्तर उनको पहले मिल चुका है। मैंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां विशेष रूप से गन्ना आधारित फसल प्रणाली है और पश्चिम के हमारे किसान शीतकालीन गन्ना की ही बुआई करते हैं। बाकी जो लेट बुआई आप देखते हैं वो पूरब की तरफ जा रही है या मध्य उत्तर प्रदेश में जा रही है। पश्चिम का हमारा किसान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शीतकालीन गन्ना की रुपाई करता है, लगाता है और वो 100% ट्रेंच मेकर का प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने की अच्छी प्रजातियों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपने उस बंधु से कहना चाहूंगा, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना के साथ मसाला को जोड़ दें तो आपको बहुत ही अच्छा चांस है। और पश्चिम में करना क्या है, आपको सबसे नंबर 1 पे आपके लिए आती है धनिया। धनिया की उन्नतशील प्रजातियां, बाजार की डिमांड अगर आपकी हरी पत्तेदार की है तो आप हरी पत्तेदार करिए, नहीं तो दाने के लिए करिए। 115 से 120 दिन में आपको धनिया के दाने प्राप्त हो जाते हैं, यानी दानेदार धनिया, जो दाना जो आपको पैदा करना, सीड पैदा करना है। उत्तम प्रजातियां इसकी उपलब्ध हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई हैं तो आपके लिए निकट जगह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
मोदीपुरम मेरठ, आप यहाँ पे जा सकते हैं विश्वविद्यालय में, या जिस भी जनपद के आप हो उस जनपद के केवीके में जा सकते हैं। और धनिया आपकी नंबर 1 फसल आपकी उस एरिया के लिए है। धनिया के बाद नंबर 2 पे आपकी चीज आती है, वो है मेथी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मेथी की बहुत ही उन्नत खेती कर सकता है। वो चाहे गन्ना के साथ अंतराशस्य करे, इंटरक्रॉप करे, या सोल क्रॉप करें, दोनों ही फसलों में आपको उस मिट्टी का चयन करना है, उस मृदा का चयन करना है जो हल्की दोमट मिट्टी हो, जल भराव न होता हो, पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करके आप इसकी खेती करें। हमारे भाई ने कहा उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए तो एक से एक बहुमूल्य मसाले हैं, जैसे स्याह जीरा, जिसको काला जीरा कहते हैं। ये उत्तराखंड के हमारे किसान जो सीढ़ीदार खेत हैं उसमें करते हैं, और 95 दिन में उनको बहुत ही अच्छी शाह जीरा की, काला जीरा की वो मिलती है, उपज मिलती है। और हमारा उत्तराखंड का किसान है, उसके पास देखिए डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आपका गोविंद बल्लभ पंत नगर, तो भारत की नामी यूनिवर्सिटी है, आप पंत नगर नैनीताल जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पर भी आपको धनिया की, सौंफ की, मेथी की बहुत ही उन्नत प्रजातियाँ हमारे पंत नगर कृषि विद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं, उनको आप ले आएँ, उसका प्रयोग करें। दूसरी बात, उत्तराखंड के भी लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। और अपने पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा उत्तराखंड का जो लो हिल्स है, अब की बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, वहां पर भी आपको सौंफ अच्छी पैदा होगी, अजवाइन अच्छी पैदा होगी, मंगरेल अच्छी पैदा होगी, और काला जीरा या शाह जीरा मैंने पहले कह ही दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों एरिया में कोई भी ऐसा भारत का हिस्सा नहीं है जहां पे मसाला को हम फिट नहीं कर सकते हैं। और फिट करने की जरूरत नहीं, वहां कर रहे हैं लोग, बस थोड़ा सा उसको और सपोर्ट करना। हाँ सिद्धार्थ जी। तो आशा करते हैं मनोज पांडे एवं आशीष शर्मा जी, आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से आपके सवालों का जवाब दिया तथा आपको ऑप्शन भी बताया। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, देख सकता हूं मैं 55 से 60 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, सब ने अपने अभिवादन दिया है, अपना अभिनंदन दिया है। बीना संजय सिंह जी है, निधि सिंह जी है, उत्तम सिंह जादौन है, विवेक त्यागी जी हैं, मनोज पांडे जी हैं। मनोज पांडे जी एक बात और कर रहे हैं कि सर मैं कृषि के क्षेत्र में जानना चाहता हूँ कि मैं इसकी शुरुआत कहां से कर सकूं, ट्रेनिंग के लिए मैं कहां जाऊं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं हूं। मनोज पांडे जी जानना चाहते हैं कि मसालों के प्रसंस्करण एवं मसालों की जानकारी के लिए उत्तराखंड में सबसे बेस्ट प्लेस फॉर ट्रेनिंग एंड स्टार्टिंग द बिजनेस। जी डॉक्टर साहब। मनोज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मैं आपके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मसाले में इंटरेस्ट दिखाया है। अल्मोड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। जब भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं भी पैर रखना चाहें तो आपको सूत्र वाक्य बता दूं, आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को जरूर संपर्क करें, दूर हो या पास हो, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, केवीके के बाद बात आती है कि आपका जिला किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का प्रत्येक जिला किसी न किसी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में आता है। अल्मोड़ा का नाम आपने लिया, आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो गढ़ है। YS परमार यूनिवर्सिटी का बहुत काम है स्पाइसेज में। उन्होंने धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी, इन सब में वैरायटी डेवलप की है। और निश्चित रूप से अगर आप डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन को ढूंढेंगे, गूगल पे सर्च कर लें, अन्य मेथड आजकल आपके पास हैं, आप वहाँ संपर्क करेंगे तो वहाँ का जो सब्जी विज्ञान विभाग होगा उसी के अंतर्गत मसालों को डील करते हैं, आप वहाँ संपर्क करें तो निश्चित रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 1 बात हुई। नंबर 2 बात कि अगर और आगे बढ़ना है आपको तो आपके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, यानी बीज मसाला जो है, इसका जो सबसे बड़ा केंद्र भारत का है वो तबीजी अजमेर में है। राजस्थान में अजमेर जिला है। अजमेर जिला में तबीजी वो जगह है जहां पे बीज मसालों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है और कंप्लीट पैकेज उनके पास है, टिल सीड टू प्रोसेस प्रोडक्ट। यानी आप उत्पादक बनना चाहते हैं तो, और प्रोसेसर बनना चाहते हैं तो, आप प्रोजेक्ट डेवलप करके बड़ी स्कीम लाना चाहते हैं तो
या बहुत छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं, जो हमारा तवीजी का केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बीज मसाले पे सबसे बड़ा केंद्र जो है वो अजमेर में है। आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग कार्यक्रम मसालों संबंधित चलाए जाते हैं, उत्पादन को लेकर भी, मशीनीकरण को लेकर भी और प्रसंस्करण को लेकर भी। तो मनोज जी, आप संपर्क करें। सिद्धार्थ जी। मनोज पांडे जी, आशा करते हैं कि आपको इतनी विविध जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है और आप कृषि के क्षेत्र में इसी मसाला उत्पादन प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे और हमारे साथ मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ इतनी सवाल की लंबी फहरिस्त हो चुकी है कि हम धीमे धीमे हमें आगे भी बढ़ना है। तो मैं दूसरा सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप हमारे जितने भी व्यूअर भाई हैं हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको ये बताएं कि क्योंकि मसालों की खेती के विषय में आपने पहले भी बताया कि कुछ पैचेस से ही संबंधित थे, लेकिन मध्य भारत विशेषता की अगर मैं बात करूं, चाहे तो आप मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में जितने भी लघु एवं सीमांत किसान हैं उनके लिए कौन कौन सी मसाला फसलों का उत्पादन करना लाभदायक होगा और किस तरह से वो आय सृजन कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, देखिए, जो मध्य भारत, उत्तर भारत का हमारा इलाका है, यानी हम पूरा बंगाल तक चले जाएं तो ये पूरा जो भाग है, यहाँ जनजीवन में मसाले समाये हुए हैं और कुछ पर्टिकुलर स्पाइसेस की बात होती है जहाँ पे कि कोस्टल एरिया या साउथ का हिस्सा या नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हमारा है वो स्पेशलाइज है। लेकिन जो सीड स्पाइसेस में बार बार दोहरा रहा हूँ, प्याज, लहसुन, मिर्चा, हल्दी, अदरक, फिर धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, ये हमारे मसाले हैं। अगर बड़ा किसान है जो बड़े स्तर खेती कर रहा है, वो हल्दी में, प्याज में, अदरक में, लहसुन में काम कर सकता है। हमारे छोटे किसान हैं, बहुत छोटे मझोले किसान हैं जो 1 एकड़ से भी कम में खेती करते हैं, उनके लिए बीज मसाला जो है सबसे उत्तम है। शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेबर इंटेंसिव है और छोटी सी जोत में, जैसे मैं आपको बताऊं, जो सब्जी के हमारे काश्तकार हैं जो मुश्किल से 1.5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में खेती करते हैं, उससे पूरा परिवार अपना चलाते हैं, साल भर वो सब्जियों की इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। अब अगर वो अपनी फसल प्रणाली में मेथी को जोड़ लें, और मेथी फॉर द लीव्स यानी हरी पत्तेदार मेथी जो कि 35 से 40 दिन 30-35-40 दिन में तैयार हो रही है, और मेथी का बीज पैदा करना जो कि बढ़ के जा रहा है 95 से 100 दिन, यानी तुरंत पैसा चाहिए तो 30 से 35 दिन में आप उसको निकाल के मार्केट लेके चले जा रहे हैं, और अगर रोक सकते हैं तो आपको 100 दिन लगेगा। मेन चीज क्या है, जब आप मेथी की खेती करते हैं तो अपनी प्रणाली में एक दलहनी फसल जोड़ रहे हैं। मेथी क्या है, एक दलहनी मसाला है और बहुत अच्छा सा इस सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। तो मेरे कहने का आशय है कि अपनी सघन जो सब्जी की खेती है, 4 फसल 5 फसल आप दे रहे हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पर अगर आप मेथी को जोड़ते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्पाइस है। डिमांड कितनी बढ़ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ने के साथ आज मेथी जो पहले केवल किसी घर में शायद 1.5 किलो 2 किलो खपती थी साल भर में, आज 1 किलो तो महीने में खप रही है। लोग उसको भिगो के अंकुरित करके खा रहे हैं, लोग पाउडर बना के खा रहे हैं, अपनी खान पान में उसका सेवन बढ़ता जा रहा है। तो कहने का आशय है कि जैसे चेतना बढ़ रही है, लोग स्पाइसेस को अपने जीवन में और ज्यादा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दादी माँ के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे में आधे इलाज तो दादी माँ रसोइया से मसालों के डिब्बों से कर देती थी। तो इन चीजों को ध्यान में लेना है और हमको अपनी मसाले खेती को ऐड करना है अपनी नॉर्मल कल्टीवेशन के साथ। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही अच्छे रूप से ये बताया कि मध्य भारत एवं सीमांत और लघु किसानों के लिए कौन कौन से प्रमुख मसाले हैं जिनको करना भी आसान है और तथा इनमें ज्यादा लागत भी नहीं आती है और आय सृजन में भी मदद करते हैं। हमारे एक भाई हैं, किसान भाई हैं, जो काफी आग्रह कर रहे हैं हमसे। बहुत पहले तो धन्यवाद हिमांशु सिंह जी हमारे इस प्रोग्राम को जुड़ने का। हिमांशु सिंह जी का सवाल है कि जिंजर की
रूट रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी बुंदेलखंड रीजन के लिए मैं चाहता हूं, क्योंकि किसान भाई शायद परेशान होंगे इस ये रूट रॉट के जो है डिजीज से, तो रूट रॉट की जो कोई भी रेजिस्टिविटी वाली वैरायटी स्पेशली फॉर ये जो अपने ये बुंदेलखंड रीजन है उसके बारे में थोड़ी सी आप संक्षिप्त रूप से जानकारी दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, धन्यवाद हिमांशु जी को। मैंने पहले भी एक लाइट थ्रो की थी कि जो बुंदेलखंड एरिया है, जो एकदम जिसको अभागा एरिया मान लिया गया था, किसान किसानी छोड़ के भाग रहा था, जानवर बिक रहे थे, लेकिन लगातार प्रयास हो रहे हैं। विशेष रूप से बांदा कृषि विश्वविद्यालय की जो टीम है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मसालों को बुंदेलखंड की जीवन रेखा में जोड़ा है। और बरुआ सागर एरिया जो झांसी के पास का है, और बरुआ सागर के नाम से ही अदरक की वैरायटी भी है। ये बहुत पुरानी वैरायटी है। सिद्धार्थ जी, समझिए कि हम समझते हैं कि अदरक की वैरायटी के नाम पे बरुआ सागर का एक कमांड है उस एरिया में। अब किसी भी खेती में अगर लें इस बात को, मैं फिर कहूंगा कि रेगुलर एक ही क्रॉप को कंटिन्यू जब आप ग्रो करते हो, वैरायटी चेंज आप नहीं करते हैं, तो उसमें रूट रॉट, नेमाटोड, फंगल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो आती हैं। रूट रॉट में सबसे पहली बात हिमांशु जी होती है कि बुआई के पहले विधिवत उपचार। किसान बाद में तो 100 उपाय करने को तैयार है, लेकिन शुरू में जो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि भली भांति बीज का शोधन, उसमें बीज उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा को बताते हैं, आप कार्बेंडाजिम की बात करते हैं, मैनकोजिब की बात करते हैं। अगर केवल स्वस्थ गन्नों को सेलेक्ट किया जाए, एक आप ये भी देखिए अदरक में लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसका आदर्श है कि 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी एक कंद को लेंगे, जिसमें 3 आंखें कम से कम होनी चाहिए, और उसको उपचारित करेंगे। कुछ ना कर पाए, अगर कुछ ना कर पाए तो केवल नीम के तेल से भी भली भांति शोधन कर दें तो ये समस्या कम होगी। दूसरी बात जो पूरे झांसी और बांदा रीजन में हो रही है, अदरक को लोग प्लेन फील्ड में कर रहे हैं। रेज बेड मशीन का यूज करें, नहीं मशीन का यूज कर सकते, फावड़े बनाएं। अगर रेज बेड मेथड का प्रयोग करके उसमें अदरक की बुआई करेंगे, आप लगभग 10 कुंटल पर हेक्टेयर बीज लेना चाहिए, और 10 कुंटल पर हेक्टेयर का बीज लेकर आप अदरक की खेती करें। और जो आपने कहा कि नई वैरायटी, तो नई वैरायटियों में सुरुचि प्रजाति है जिसमें फाइबर कम होता है। महिमा वैरायटी ISR की महिमा प्रजाति है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी शक्ति प्रजाति आई है, उसकी बात आप कर सकते हैं। नाडिया प्रजाति आपके पास है, उसकी बात कर सकते हैं। यानी पहली बात तो आपको सीड रिप्लेसमेंट करना होगा, सीड ट्रीटमेंट करना होगा, और एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन को प्रतिबंधित करना होगा, रोकना होगा। वैज्ञानिकों को प्रयास करना होगा। किसान भाई अदरक की खेती में 3 से 4 कट्टे बीघे में डाल दे रहे हैं। जो ये हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन है, ये रूट रॉट का एक बेसिक कार्य बनता है, और मंडी से अदरक उठाई जा रही है। सिद्धार्थ जी मंडी गए, वहां से अदरक खरीद लाए। अब वो सीड नहीं है साहब, वो तो मसाला है। उसको जब प्रयोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो सिद्धार्थ जी, इन बातों को हमें लेना होगा। तो हिमांशु सिंह जी, काफी विधिवत तरीके से डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया, और हम आशा करते हैं जो भी दिए गए वैरायटी, जो भी ये कमेंटेड वैरायटीज हैं हमारे डॉक्टर साहब ने बताए, उसको आप प्रयोग करें, अपने आसपास के जो है किसान भाइयों को बताएं, ताकि ये रूट रॉट की समस्या ना आए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, समय की कुछ सीमा है, हम भी कुछ प्रतिबंधित हैं। आपने उत्पादन की तो कई सारी बातें कही, उत्पादन की कई पृष्ठभूमि बताई, कितने अच्छे तरीके से पूरे भारत में किसान भाई उत्पादन कर सकता है। अब यदि हम बात करते हैं प्रसंस्करण की, यानी प्रोसेसिंग की, बिना प्रसंस्करण के मसालों की खेती उत्पादन अधूरी है। तो मसाला प्रसंस्करण में क्या क्या नए आयाम हैं, क्या क्या नए रोजगार के अवसर हैं, और किन छोटे छोटे प्रसंस्करण करके, मतलब स्पाइस प्रोसेसिंग करके, किसान भाई अपने घरों में ही अपने ही स्तर पे प्रसंस्करण करके रोजगार कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू।
हाँ सिद्धार्थ जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे देश में जो अभी भी जो कुछ मसाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। यानी मसाला उत्पादक अलग है, उसका विपणन मार्केटिंग करने वाला वो पोर्शन अलग हो जाता है, और प्रोसेसिंग फिर चली जाती है अलग। और यहाँ पर जो ये कोविड-19 की महामारी आई है, इसमें लाखों लाख श्रमिकों का पलायन हो रहा है। उत्तर भारत में संभवतः लाखों प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। हमारे गांव में एक चैलेंज नया ये बीमारी का नहीं आया है, रोजगार का आया है, और उसमें मसाला उद्योग ही वो सक्षम उद्योग है जो कि इनको काम दे सकता है। हम स्पाइसेस का प्रोडक्शन करें, प्रोसेसिंग मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप चाट मसाला बनाएं घर में। प्रोसेसिंग का आशय समझिए सिद्धार्थ जी, इसमें प्रोसेसिंग कैसे है। आपने धनिया का प्रोडक्शन कर लिया और हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग के बाद आपने उसको सेल कर दिया। अगर एक सिंपल सा छन्ना आपके पास हो, है मेरी घर में महिलाएं करती हैं, उसको सूप से, छन्ना से उसको ग्रेडिंग करती हैं। आप सिंपली केवल ग्रेडिंग कर दें, वो भी प्रोसेसिंग का पार्ट है। ग्रेडिंग कर दें तो आपने वैल्यू एडिशन कर दिया। जैसे मैं सौंफ की बात करूं, हरी सौंफ और सौंफ दो चीजें हैं, होती एक ही से। अब आप जब ग्रीन सौंफ, हरी सौंफ जिसको मीठी सौंफ कहते हैं, इसको कच्ची अवस्था में काट कर और एयर ड्राइंग करके आप सेल आउट कर रहे हैं, तो वो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे आपने हल्दी पैदा की, अब हल्दी की खेत से खुदाई जो हुई, खुदाई के उपरांत उसमें कई चरण हैं। जो हल्दी हम बाजार में खरीद के ला रहे हैं गांठें, वो गांठें वो नहीं है जो कि खेत से निकली है। खेत से तो कच्ची हल्दी निकलती है। और मैंने देखा पूरा सीतापुर एरिया, हरदोई, बाराबंकी, यहाँ पर हमारे किसान भाई जो अभी मई जून में हल्दी लगाएंगे, इसको 90-95 दिन पश्चात वो छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं, उसी कच्ची हल्दी को निकाल के मार्केट में 8 रुपया किलो, 10 रुपया किलो बेच दे रहे हैं। ये हल्दी खेती नहीं है। हल्दी की खेती तो 8 से 9 माह समय लेगी। उसको प्रॉपर ग्राइंड, मतलब उसको पकने देना है खेत में, तत्पश्चात उसको हार्वेस्ट करना है, खुदाई कर निकालना है, और निकालने के बाद उसको धोना है, सुखाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होगा। ये टेक्नोलॉजी हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास उपलब्ध है, और हमारे किसान भाई हल्दी की प्रोसेसिंग अपने ग्रामीण स्तर पे, गांव के स्तर पे, घर के स्तर पे कर सकते हैं, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में आ सकते हैं। मेरे कहने का सही है कि जब आप कच्ची हल्दी बेचते हैं तो आप कोई प्रॉफिट नहीं पाते, लेकिन जब आप पक्की हल्दी बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे समूहों का काम शुरू होता है, एफपीओ का काम शुरू होता है। स्मॉल स्केल पे, कॉटेज इंडस्ट्री स्केल पे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकें, प्राइमरी लेवल तक प्रोसेस करके देन आफ्टर इसको हम आगे जाने दें। तत्पश्चात जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं जो कि मसालों का निर्माण कर रही हैं, इसका दूसरा पहलू सिद्धार्थ जी है कि हम केवल इतना ही जो सोच रहे हैं कि साहब हमने धनिया पाउडर बनाया, मिर्चा पाउडर बनाया, हल्दी पाउडर बनाया। लेट अस बी थिंक अबाउट ये मसाला कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अगर कोई समूह हमारा गांव का है, उसने मसाला उत्पादन किया, एक समूह ने उसकी प्रोसेसिंग की, और तीसरे समूह ने उसका पापड़ बना दिया, उसकी दाल वड़ी बना दी। अभी आप देखिए फ्लेवर्ड विनेगर का कितना बड़ा मार्केट आ रहा है, इसमें कि जो हमारा सिरका होगा वो धनिया की महक वाला होगा, सौंफ की महक वाला होगा, जीरा की महक वाला होगा। तो सिद्धार्थ जी इसमें बहुत स्कोप है। मैं बार बार कहूंगा कि अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, अपने टारगेट को फिक्स करिए, और जब आप चाह लेंगे तो करना कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे युवा अगर मशरूम पैदा कर रहे हैं, हमारे युवा अगर झींगा खेती कर रहे हैं, हमारे युवा अगर मोती पैदा कर सकते हैं, तो मसाला तो भाई हर घर थोड़ा बहुत पैदा कर ही रहा था। थोड़ा सा उसको अच्छे से करना है, अच्छी वैरायटी लेनी है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जो बायो एजेंट आए हैं इनका प्रयोग करना है, और तत्पश्चात निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब कुछ सवाल भी इसी बीच आ चुके हैं, परंतु समय सीमा का हमें ख्याल रखना होगा। किसान भाइयों, आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे इस फेसबुक पेज से निरंतर जुड़े रहें और
यदि हम आपके सवालों का जवाब लाइव सेशन में नहीं दे पाते हैं तो हम ये आपसे अथक प्रयास करेंगे, ये आपसे विनती करेंगे और वादा भी करेंगे कि 24 घंटे के अंदर हम उन सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हम अपने नए जो है सेगमेंट की तरफ, और ये लगभग हमारा ये सेकेंड लास्ट जो है सेगमेंट है। इसके बाद हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे जो मसाला प्रसंस्करण है, मसाला प्रोसेसिंग है। इसमें क्या क्या नए आयाम आए हैं और किस तरह से इन नए आयाम के जुड़ने के बाद आय सृजन में किसान भाइयों को मदद मिली है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। सिद्धार्थ जी, अभी वही बात क्रम चल रहा था। नए आयाम में देखिए, सिलबट्टे में आपने मसाला पीसा, अपने खल में आपने उसकी मसालों को बनाया। ये जो हमारी परंपरागत विधियां थी, इनसे आगे बढ़ के आपने अब बिजली से चालित मोटर का प्रयोग करके जो ग्राइंडर लगा के मसाला बनाया। इन सभी जगहों पे आप सोचिए कि मसाला आप किस लिए यूज करते हैं। फॉर द फ्लेवर, फॉर द अरोमा, फॉर द मेडिसिनल क्वालिटी। और ये जो चीजें हैं ये काफी हद तक नष्ट होती हैं जब घर्षण होता है तो ऊष्मा बनती है। ऊष्मा में ये वोलाटाइल कंपाउंड जो ये उड़नशील तेल है, धनिया में उड़नशील तेल है, यहां तक आप समझिए कि धनिया के दानों से धनिया का तेल निकाला जाता है, क्योंकि बहुत महंगी कमोडिटी तैयार होती है। तो अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं क्रायो ग्राइंडिंग। आप सभी लोग समझे, क्रायो मतलब होता है बहुत ही न्यून तापमान। क्रायो, न्यूनतम तापमान पर जहां पर मसाला जाके क्षणभंगुर हो जाता है, यानी मसाले का व्यवहार कैसा हो जाएगा, जैसे आप कांच के टुकड़े को फर्श पे पटक दें तो चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत ही लो टेम्परेचर पे LN2 का प्रयोग करके मसालों को क्षणभंगुर बनाया जाता है। तत्पश्चात उनकी पिसाई की जाती है तो उनका मैक्सिमम जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो प्रिजर्व होता है, उसकी क्वालिटी बहुत कम डिटीरियोरेट होती है। और ये तकनीक भारत की कुछ मसाला कंपनियों ने अपनाया है, और इस प्रकार से भी जो कुछ नए मसाले आ रहे हैं उनमें आपको एक नया फ्लेवर, नया अरोमा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस हो रही है। तो ये नए डायमेंशंस हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज मसाले के विभिन्न प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है और नए डायमेंशंस आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो आप देखिए रेडीमेड फूड्स हैं, कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं। जीरा बिस्किट तो बहुत पॉपुलर हुआ था, अब जीरा बिस्किट से आगे बढ़ के और भी ज़्यादा स्पाइसी, मल्टी न्यूट्रिएंट्स बिस्किट्स, ब्रेड्स, ये चीज़ें आ रही हैं। तो यूथ जो हमारा है वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, इसमें जुड़ सकता है, और बहुत सारे रोजगार के नए चांसेस इसमें निकल के आते हैं। जी सिद्धार्थ। ये डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही फतेह की बात कही कि किस तरह से न्यू न्यू डायमेंशंस, जो आपने क्रायो ग्राइंडिंग की बात कही है, क्योंकि अक्सर हम यही जानते हैं मसालों की पिसाई मतलब हीट, यानी ऊर्जा, उष्मा से ही होती है। बट आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी किस तरह से मतलब कोल्ड का भी प्रयोग करके, न्यूनतम तापमान का भी प्रयोग करके मसालों की पिसाई की जा सकती है। सवालों की फहरिस्त फिर से बहुत लंबी है डॉक्टर साहब, बट समय का ख्याल रखते हुए हम बढ़ेंगे आज के अपने इस आखिरी सेगमेंट में। आखिरी सेगमेंट से बढ़ने से पहले सचिन प्रताप तोमर जी का, पुनीत जी का, शैलेंद्र जी का, सारिका सिंह, शक्ति सिंह डांगी, दया श्रीवास्तव, सौरभ यादव, विशाल विक्रम सिंह, हिमांशु सिंह, शैलेंद्र सिंह, जो भी हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने कमेंट किए, बहुत बहुत अभिवादन दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हिमांशु सिंह जी ने भी आपको धन्यवाद कहा है जो आपने रूट रॉट से संबंधित जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे आज के लास्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, क्योंकि करीबन 45 मिनट हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और समय सीमा पे भी हमें ध्यान रखना होगा। मैं चाहता हूं आप अंत में किसान भाइयों को चलते चलते जरा बताएं कि मसाला उत्पादन एवं ये जो प्रसंस्करण है, इसके राष्ट्र आय में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से स्पाइसेस इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, आय प्रदान करता है, और इसका कितना मुख्य अभिनय है एक राष्ट्र को बनाने में, एक नेशन बिल्डिंग के तौर पे। चलते चलते ये लास्ट सेगमेंट को आप कवर करें डॉक्टर साहब। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत सुंदर सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही बड़ा फलक है। इसका जो फलक है वो बड़ा है कि एग्रीकल्चर का GDP में जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और केवल पैसे के रूप में न देखें, हम इसको देखें कि कितने लाख परिवार आधारित हैं कृषि पर, और कृषि में फिर अगर हिस्सा देखें तो मसालों का हिस्सा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये लगभग 10% के ऊपर जा रहा है।
10% से ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर में मसाले कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारी जो इनकम है, जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, वो तो हमें लगता है कि जो मसालों से हमें प्राप्त हो रहा है उसके बराबर कोई और सेगमेंट हमें दे ही नहीं सकता है। चाहे फूलों की बात कर लें, पशुधन उत्पाद की बात कर लें या फलों की बात कर लें, मसाले इन सब पे भारी हैं। और मजेदार बात ये कि कम से कम क्षेत्रफल में रहते हुए भी, यानी मैंगो का एरिया बहुत बड़ा है और धनिया का एरिया बहुत छोटा है, लेकिन धनिया से, सौंफ से, जीरा से, मेथी से जो हमें आय हो रही है वो बनाना से, मैंगो से होने वाली आय से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस एरिया में हाई वॉल्यूम और हाई वैल्यू है इसकी। इस प्रकार से अगर रोजगार के एस्पेक्ट को देखें तो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार है जो उसके उत्पादन में संलग्न है, तो वहीं लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो उसके भंडारण, विपणन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इन चीजों में। और जो सबसे बड़ी चीज, यह टोटली नेचुरल है। नेचुरलिटी ही ब्यूटी है हमारे स्पाइसेस की, और ये ब्यूटी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने यूथ से, अपने फार्मर से, किसान भाइयों से, मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है, बट हम अपने लास्ट फेज में आ ही गए हैं। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने कई बातें कही। सिद्धार्थ जी, हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि और हमारे जो यूथ हैं वो आगे आए, जो मसाला प्रोसेसिंग, जैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एफपीओज को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर मसाला सेक्टर में एफपीओज काम करेंगे, एफपीओज सस्टेनेबल होंगे, बहुत मजबूत होकर काम कर पाएंगे। एफपीओज आगे आए, एसएचजी आगे आए, और जो कुटीर उद्योग के तौर पे मसाला का विकास और मसालों से बनने वाले उत्पाद को भी साथ लेकर चलिए। यानी कोई एसएचजी मसाला की प्रोसेसिंग करे और साथ ही साथ वो दाल बड़ी बनाए, पापड़ बनाए, भुजिया बनाए, नमकीन बनाए, तो एक कंप्लीट फॉर्म में वो एसएचजी सस्टेन करेगी। उससे जुड़ी हुई महिलाएं, उससे जुड़े हुए युवा, ये सब एक अच्छा इनकम प्राप्त करेंगे। अपने अपने गाँव में, अपने समाज में रहते हुए हम इस खेती को करते हुए एक अच्छी लाइवलीहुड को पा सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य है कि हमारे साथ आप आइए, जुड़िए, हम आपको मसाला से जोड़ेंगे। और लगातार 3 सालों से पिछले कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद अपने सीतापुर के किसानों का दूंगा, निकटवर्ती जो जनपद हैं उनके किसानों का दूंगा कि वो अब आगे आ रहे हैं। आलू के साथ सौंफ की खेती, मक्का के साथ धनिया की खेती, गन्ना के साथ धनिया की खेती, सब्जियों के साथ मेथी की खेती, ये सब गुलदस्ता बन रहा है। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आज आपने करीबन 50 मिनट में आपका अपना जो ज्ञान का भंडार है, जो खनिज है, जो आपने अपना ये जखीरे में से जो थोड़ा सा लोटा भर आपने हमारे बीच आप आए, आपने हमारे किसान भाइयों को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंप्लीट पैकेज आपने दिया, एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपने दिया, किस तरह से किसान दोस्त जो हैं, किसान भाई जो हैं, वो एक मेंटल ब्लॉकेज ना रखें कि मसालों की खेती केवल सीमित राज्यों में ही हो सकती है, सीमित पैचेज में ही हो सकती है। और जो एक भ्रांति थी मसालों को लेके कि मसालों की खेती महंगी होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, इस पे आय तो होता है परंतु लागत भी आती है, इन सारी भ्रांतियों को दूर किया, प्रसंस्करण के बारे में बताया, उसके नए आयाम के बारे में आपने बताया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, और इसी तरह से किस तरह किसान भाई, छोटे एवं लघु एवं सीमांत किसान भी इससे आय सृजन कर सकते हैं, एक बड़ी ही मुख्य जानकारी आप आज हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। डॉक्टर साहब, इसी तरह से हम आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान भाइयों को मार्गदर्शक करने के लिए इस FB लाइव इवेंट में बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत आभार। आपका प्रयास सार्थक हो और हम सबकी जो एक सामूहिक प्रयास है इसका प्रतिफल सामने आए, देश बीमारियों से बाहर निकले, टिड्ढों से बचे और हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देश में ला पाए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाइयों, आज आपने देखा, भाइयों एवं बहनों, आपने ये देखा किस तरह से मसाले जीवन में रोचक ला सकते हैं। इसी प्रयास में हम इफ्को किसान ने भी एक कदम बढ़ाई है। इफ्को, जहां तक ग्रामीण भारत की बात है,
तो ग्रामीण भारत में तो हम किसानों को मदद कर ही रहे हैं। अब हम ये भी चाहते हैं कि ग्रामीण भारत से किसानों की फसल किस तरह से सुरक्षित खाद्य के दौर पे, सुरक्षित फूड के दौर पे, एक सिक्योर्ड फूड, सेफ फूड के दौर पे अर्बन पॉपुलेशन के पास, शहरों के लोगों के पास पहुंच सके। इसी प्रयास ने इफ्को किसान ने भी मसालों की एक फहरिस्त, मसालों का एक सेगमेंट है जो कि लॉन्च किया है, जिसका नाम हमने रखा है स्वर्ण आहार, मतलब उत्तम भोजन, सेफ फूड। इसी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसान जो मसाला उत्पाद कर रहे हैं वह भारत के हर घरों पे जाए, हर महिला उसका स्वाद चखे, हर भाई उसका स्वाद चखे और किसानों की मेहनत सफल हो। अभी तो हम लोग दक्षिण भारत के जो मसालों की जननी जिसे कही जाती है वहां से हम अपने मसाले ला रहे हैं, परंतु आगे चल के हम ये अथक प्रयास करेंगे जो एफपीओ मॉडल है, किसान उत्पादक संगठन का जो मॉडल है, उसको किस तरह से बना के, एक मॉडल बना के वैल्यू चेन एस्टेब्लिश करके हम किसानों से उगाए गए मसाले खरीदे और भारत के हर राज्य, हर कोने, हर घरों तक उनको पहुंचाए। इसी अथक प्रयास के साथ आशा करता हूं आज की जानकारी आपको लाभदायक होगी और मसालों का आनंद लें, जीवन को स्वाद बनाएं, जीवन में रंग भरे। इसी सफल कामना के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य एक बार फिर हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के, योगदान देने के लिए, सवाल पूछने के लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। कल इसी सुबह 11 बजे नई ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ, नए एग्री एक्सपर्ट्स के साथ मैं जुड़ूंगा आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।